एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक ही बेटी थी। नाम था चंपा। चंपा बहुत ही सुंदर, नेक और गुणी लड़की थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां चुनकर लौट रही थी तो मार्ग में नगर सेठ के सबसे छोटे पुत्र सोमदत्त की नज़र उस पर पड़ी। वह उस समय व्यापार के सिलसिले में परदेश से लौट रहा था। चंपा को देखकर वह उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात चंपा से उसका विवाह हो गया। चंपा दिन रात अपने सास ससुर एवं जेठ जिठानियों की सेवा करती, उन्हें खुश रखने का प्रयास करती, पर उसके गरीब परिवार से होने के कारण वे उसे पसंद नहीं करते थे। उसकी दोनों जेठानियाँ उसके रूप और गुणों से जलती थीं। सेठ के बड़े दोनों पुत्र आलसी और कामचोर थे। सारे कारोबार का जिम्मा सोमदत्त पर ही था। कुछ दिनों के पश्चात उसे व्यापार के सिलसिले में फिर से बाहर जाना पड़ा। रोती बिलखती चंपा को जल्दी लौटकर आने का आश्वासन देकर वह चला गया। सोमदत्त के जाते ही चंपा की जेठानियों की तो मौज आ गई। वे चंपा को तरह तरह से सताती। काम तो सारा वह करती, वह सब श्रेय वह स्वयं ले लेती। उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कह कहकर सास ससुर के कान भर देती। इससे सेठ सिठानी भी चंपा से नाराज रहने लगे। एक दिन किसी बात पर क्रोधित होकर उन्होंने चंपा को घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने पर रोती हुई चंदा ने पीहर जाने का विचार इस भय से त्याग दिया कि उसके वहाँ जाने से उसके पिता की बहुत बदनामी होगी। लिहाजा वह घने जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते शाम ढल गई। भूख प्यास से उसका बुरा हाल था। तभी दूर एक टिमटिमाती रोशनी नजर आई। प्रसन्न होकर वह उसी ओर चल दी। वहां पहुंचकर वह क्या देखती है कि एक छोटी सी झोंपड़ी में दिए के प्रकाश में एक बुढ़िया चरखा कात रही है। बुढ़िया की अवस्था को देखकर चंपा को उस पर दया आ गई। वह बुढ़िया से बोली, लाइए माँ जी, आप थक गई होंगी, चरखा मैं काट देती हूँ। बुढ़िया ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, ठीक है बेटी, अब चरखा तुम ही काटो, पर एक बात याद रखना, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ चरखा काटना बंद बिल्कुल मत करना। यह कहकर बुढ़िया चली गई और चंपा चरखा काटने बैठ गई। थकी होने पर भी सारी रात वह चरखा काटती रही। उसके हाथ दर्द करने लगे, लेकिन बुढ़िया नहीं आई। सुबह पौ फटते ही बुढ़िया आ पहुंची। चंपा को चरखा काटते देखकर वो बहुत खुश हुई। फिर उसने उसे खिलाया पिलाया और पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए। जब चंपा ने उसे अपनी आप बीती सुनाई तो उसका दिल पसीज गया। उसने अपने झोले से एक लोटा निकाला, उसे चंपा को देकर बोली, तुम बहुत दयालु लड़की हो, ये लोटा अपने पास रखो, मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगा। ज़रूरत पड़ने पर भी इसे मत बेचना। अब तुम यहाँ से पूरब दिशा की ओर चली जाओ। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। लोटा ले बुढ़िया को प्रणाम कर चंपा पूर्व दिशा की ओर चल दी।
2 दिन की थकान भरी लंबी यात्रा के बाद उसने एक नगर में प्रवेश किया। भूखी प्यासी होने के कारण वह एक घर के सामने चक्कर खाकर गिर पड़ी। उस घर में एक वृद्ध पति पत्नी रहते थे। जब उन्होंने अपने घर के बाहर एक स्त्री को बेहोश पड़े देखा तो वह उसे उठाकर अंदर ले आए। उसकी देखभाल करने लगे। 2-3 दिनों में ही चंपा स्वस्थ हो गई। इन 3 दिनों में ही उसने महसूस किया कि उन पति पत्नी के साथ साथ नगर के सभी लोगों के चेहरे पर उदासी बनी रहती है। जब उसने इस उदासी का कारण पूछा तो दुखी होते हुए वृद्ध बोले, क्या बताएं बेटी, हमारा राज्य पहले बहुत खुशहाल था। राजा भी बड़े स्वस्थ और राजकाज पर पूरा ध्यान देने वाले थे। एक ही दुख था कि राजा की कोई संतान नहीं थी। रानी के बहुत जोर देने पर संतान प्राप्ति के लिए राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। संतान तो तब भी नहीं हुई। हमारे राजा निरंतर बीमार रहने लगे। दूर दूर से वैद्य इलाज करने आए पर राजा को ठीक नहीं कर सके। उधर राजकोष में भी निरंतर चोरी होने के कारण देश का बहुमूल्य सामान नष्ट हो रहा है। सैनिक चोर का पता ही नहीं लगा पा रहे। न मालूम कौन सी आफत हमारे देश पर मंडरा रही है। इसीलिए हर व्यक्ति उदास रहता है। वृद्ध की बात सुनकर चंपा भी परेशान हो गई। वह काफ़ी देर सोचती रही। फिर सोचते सोचते वह सो गई। सपने में उसे लगा कि लोटा उसे पुकार रहा है। वह लोटे के पास गई तो उसमें से आवाज़ आई, चंपा, तुम तुरंत वैद्य बनकर राजा के पास जाओ। उन्हें खाने में रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर दिया जा रहा है। इस कारण वह अस्वस्थ रहते हैं। तुम अपनी चतुराई से इस राजा की परेशानी दूर करो तो तुम्हारी मुसीबतें भी दूर होंगी। यह कहकर लोटा चुप हो गया। चंदा हड़बड़ाकर उठ बैठी। सारी बातें याद कर वह आश्चर्य से भर उठी। सुबह वह तैयार होकर राजभवन की ओर चल पड़ी। द्वारपाल द्वारा उसका संदेश सुनकर बड़ी रानी ने उसे अंदर बुलाया। बीमार राजा अपने कमरे में एक पलंग पर लेटे हुए थे। उनकी नाड़ी देखकर चंपा रानी से बोली, महारानी जी, महाराज अवश्य ठीक हो सकते हैं। आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा केवल वही भोजन करेंगे जो मैं पकाऊंगी। इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं खाएंगे। रानी तो राजा को स्वस्थ देखना चाहती थी। उसने झट चंपा की शर्त मंजूर कर ली। अब चंपा वहीं राजमहल में रहने लगी। राजा को अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाती और लोटे से पानी पिलाती। धीरे धीरे विषहीन भोजन करने और चमत्कारी लोटे का पानी पीने के कारण राजा स्वस्थ होने लगे। एक दिन जब चंपा अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे एक सपना आया कि लोटा उससे कह रहा है, चंपा, सबके सोने पर भी जो जागता रहे वही बुद्धिमान होता है।
तभी चंपा की आंख खुल गई। वह लोटे की कही हुई बात का अर्थ निकालने की कोशिश करने लगी। अगले दिन सबके सो जाने के पश्चात भी चंपा जागती रही। आधी रात बीत जाने के बाद उसने अपने कमरे के बाहर पदचापों की आवाज़ सुनी। वह तुरंत ही सजग हो गई। उसके बाद उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन वह राजा और रानी से बोली, महाराज, आज आधी रात के पश्चात मैं आपको एक बड़ी विचित्र घटना दिखाऊंगी, पर तब तक इस बात की भनक किसी को नहीं पड़नी चाहिए। राजा रानी मान गए। जब रात आई तो वे दोनों छिपकर चंपा के कक्ष में बैठ गए। आधी रात बीत जाने के बाद कक्ष के बाहर पदचापों का स्वर सुनकर उन्होंने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि छोटी रानी अपनी 2 दासियों के साथ गलियारे में से होकर जा रही थी। दासियों के सिरों पर 2 बड़े बड़े टोकरे रखे हुए थे। हो न हो इसमें राजकोष का धन है, राजा ने मन ही मन सोचा, और वे तीनों छुपकर छोटी रानी का पीछा करने लगे। थोड़ी देर बाद रानी अपनी दासियों सहित महल की छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। अंतिम सीढ़ी पर पहुंचने के बाद वो गायब हो गई। राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चंदा उन दोनों को लेकर अंतिम सीढ़ी पर पहुंची और वहां दीवार में जड़ी हुई एक कील को दबा दिया। तुरंत वहां से दीवार हट गई। एक रास्ता नजर आने लगा जो कि एक सुरंग में खुलता था। वे लोग उस सुरंग में प्रविष्ट हुए। छोटी रानी का कहीं पता नहीं चला। राजा यह देखकर चकित रह गए कि सुरंग का अंतिम छोर शत्रु देश में खुल रहा था। अब राजा को राजकोष से चोरी होने वाले धन का कुछ कुछ पता चल गया। वे लोग वापस लौटकर चैन से सो गए। दूसरे दिन छोटी रानी को अपने सम्मुख बुलवाकर राजा ने कड़ाई से पूछा तो भय से कांपते हुए उसने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वह शत्रु देश की गुप्तचर है। अपने सुंदर रूप के मोह जाल में फंसाकर उसने राजा से विवाह कर लिया। धीरे धीरे महल के कर्मचारियों को अपनी ओर मिलाकर वह खजाना अपने देश पहुंचाने लगी। राजा को विष देने की बात भी उसने स्वीकार कर ली। राजा के भोजन में वही विष मिलाती थी ताकि धीरे धीरे अस्वस्थ होकर राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाए और शत्रु राजा आसानी से इस देश पर अधिकार कर ले। विष की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ, पर जब चंपा ने कहा, हाँ महाराज, आपको खाने में विष दिया जाता था, इसलिए मैंने आपको अपने हाथों से बना खाना खिलाना प्रारंभ किया। सारी बात सुनकर राजा ने छोटी रानी और उससे मिले हुए सभी सेवकों को कठोर दंड दिया। जब राजा को
यह पता लगा कि चंपा एक बेसहारा स्त्री है तो उन्होंने उसे अपनी पुत्री की तरह मानकर राजमहल में ही स्थान दे दिया। चंपा वहाँ सुखपूर्वक रहने लगी। उधर विदेश में बसे सोमदत्त को व्यापार में इतना अधिक घाटा हो गया कि वह एकदम कंगाल हो गया। किसी तरह बड़ी मुश्किल से वह घर पहुंच पाया। यह देखकर उसे गहरा सदमा लगा कि उसकी अनुपस्थिति में उसके दोनों भाइयों ने पिता की सारी संपत्ति हड़प ली। उसके माता पिता बड़े कष्ट के दिन व्यतीत कर रहे थे। चंपा का भी कहीं पता नहीं था। शोकाकुल होकर उसने चंपा को ढूंढने का निश्चय किया। उसके माता पिता भी उसके साथ चल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे लोग उसी नगर में आ पहुँचे। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वे राजमहल के बाहर भिखारियों की पंक्ति में जा खड़े हुए। महारानी के साथ भिखारियों में भोजन बांटती हुई चंपा ने अपने पति और सास ससुर को फटे हाल अवस्था में देखा तो वह दौड़कर उनके पास पहुंची। चंपा को पहचानकर सोमदत्त के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। सेठ सेठानी भी चंपा से अपने किए हुए व्यवहार की क्षमा मांगने लगे। सबको लेकर चंपा राजा के पास आई। वह भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोमदत्त और उसके पिता को राजभवन में ही अच्छी नौकरी देकर रहने के लिए एक भवन दे दिया।